मेरा नाम रमेश है। मुझे बचपन से ही स्टाइलिस्ट तरीके से रहना, अपने बालों को अच्छे से सेट करना, इन सब चीज़ों में बड़ा शौक था। वैसे तो मैं शहर में रहता था, लेकिन गांव में मेरे चाचा का घर था। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद मेरे चाचा चाची ने मुझे अपने पास रख लिया था। मैं पढ़ा लिखा भी था। मैंने इंटर तक पढ़ाई की हुई थी और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मैं अपने चाचा चाची पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं कुछ अपना अलग से कर सकूं और पैसे भी कमा सकूं। इसीलिए पहले मैंने अपने शौक को स्किल में बदला। मैंने मेंस पार्लर पर काम किया ताकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए और मैं अपने हुनर को और भी ज़्यादा निखार सकूं। क्योंकि मैंने लोगों को देखा था कि आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना हो गया था और मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही मेंस ग्रूमिंग के कोर्स की नई नई वीडियोस को देखकर भी काफ़ी कुछ सीख गया था। मेरे हाथ में एक टैलेंट था, इसलिए मैंने अपने चाचा चाची के गांव में ही एक मेंस पार्लर खोल लिया। क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोगों ने छोटे छोटे खोखे में बस मामूली सी दुकानें खोल रखी थीं, जिनमें सिर्फ बाल कटिंग और दाढ़ी कटिंग का काम होता था। लेकिन इस तरह की कारीगरी वहाँ कोई नहीं करता था कि दाढ़ी को अलग अलग तरह के शेप में देकर एक नया लुक दिया जाता हो और बालों को भी डिफरेंट हेयर स्टाइल में काट कर लुक को बिल्कुल डिफरेंट बनाया जाता हो। साथ ही मैं चाहता था कि लोगों को अब इस सब की भी समझ हो कि फेशियल और स्किन केयर की ज़रूरत सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होती, बल्कि पुरुषों को भी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी खुद की दुकान खोलूं और उसमें इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराऊं, तो मैं सबसे अलग दिखूंगा और मेरे ग्राहक भी खूब बढ़ जाएंगे। यही सब सोचकर मैंने अपने पार्लर का काम शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि मेरा पार्लर गांव में था, तो वहां पर लोग इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। इस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन हाँ, इतने पैसे तो निकल आते थे कि मेरी दुकान का किराया आराम से निकल जाता था और मेरा अपना खर्चा भी हो जाता था। मुझे चाचा चाची के गांव में रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए थे। मैं इस गांव को अच्छी तरह से जान गया था और ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरे चाचा चाची का भी एक ही बेटा था जो मुझे बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह ही प्यारा था। इस गांव के सारे आदमी मुझे पार्लर वाले के नाम से ही जानते थे। इस गांव में मेरा बहुत नाम था क्योंकि मेरे गांव में एक मेरा ही इतना अच्छा मेंस पार्लर था और मैं आदमियों और कम उम्र के लड़कों को इतनी अच्छी तरह से स्टाइल देकर तैयार करता था कि कोई भी उन्हें देखकर पहचान नहीं पाता था कि ये वही पहले वाला इंसान है। इसलिए अब जवान लड़के तो मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। धीरे धीरे अब ऐसे लोग भी थे जो पार्लर में न सिर्फ अपने बाल कटवाने और दाढ़ी मूंछ भी सेट कराने आते थे, बल्कि कुछ लोग तो अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी आने लगे थे। और गांव में जो भी शादी ब्याह होते थे उसके लिए लोग अपना मेकअप भी मुझसे कराने लगे थे, जिसके लिए कभी कभी मुझे अपने घर पर भी बुला लिया करते थे। मुझे ये सौदा कभी भी घाटे का नहीं लगता था क्योंकि मेरी सारी ज़रूरतें इस गाँव के लोगों से पूरी हो रही थीं। गांव के काफ़ी सारे लोग काम करने के लिए शहर जाया करते थे क्योंकि इस गांव में बड़े बड़े अमीर लोग भी रहते थे। ये गांव एक जाना माना गांव है। यहाँ के काफ़ी आदमी अपना कोई ना कोई काम अब मुझसे करवाते रहते थे। गांव में सबसे ज़्यादा नाम गांव के प्रधान का था क्योंकि वो बहुत ही अमीर था, क्योंकि वो ज़मींदार भी था। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई थीं। इस गांव में सभी अच्छे और खाते पीते लोग रहते थे। मेरे चाचा चाची भी कोई गरीब नहीं थे, उनके घर के हालात भी काफ़ी अच्छे थे। इस गांव के लोगों का काम अच्छा था, इसी वजह से मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे। एक दिन मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर आया जिसे देखकर मैं हैरान रह गया था। मुझे मेरे पार्लर में काम करने वाले लड़के ने आकर बताया कि आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया है और वो अपना मेकअप इस तरह से करवाना चाहता है कि वो बहुत जवान नजर आए। मैंने उससे कहा कि जवान नजर आने की इसमें क्या बात है, मेकअप से तो इंसान को खूबसूरत बनाया जाता है। मैंने अपने असिस्टेंट को बताया तो वो कहने लगा कि वो आदमी कोई जवान आदमी नहीं है, बल्कि उसकी उम्र तो 70 साल है और इसी वजह से वो ज़्यादा जवान और खूबसूरत लगना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया था कि 70 साल की उम्र में वो बूढ़ा
किसके लिए खूबसूरत लगना चाहता था। ये सुनकर के मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बाहर उससे मिलने के लिए चला गया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो आदमी तो वाकई 70 साल के आसपास का था। मेरे असिस्टेंट के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आखिर 70 साल की उम्र में ये बूढ़ा किसके लिए खूबसूरत लगना चाहता है। मेरे असिस्टेंट ने कहा कि फिलहाल तो वो ये कह रहा है कि आप उससे जितने भी पैसे मांगेंगे वो आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका बहुत स्पेशल दिन है, इसीलिए आप उसे तैयार कर दो। इस केस में मुझे अब इंटरेस्ट होने लगा था, क्योंकि मैं भी अब जानना चाहता था कि आखिर वो बुढ़ा ऐसा क्यों करना चाहता है। आखिर उसके ऐसा करने के पीछे कोई तो बड़ी वजह जरूर होगी। यकीनन इस उम्र में तो वो शादी तो नहीं कर रहा होगा, तो फिर क्या वो किसी को धोखा दे रहा है। मैंने अपने दिल ही दिल में ये सब सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी जवानी के दिनों को फिर से तरोताजा करना चाह रहा हो। ये सोचकर मैं उसकी तरफ चला गया तो उसके हाथ में एक बहुत ही महंगी शेरवानी थी, जो बिल्कुल ऐसी थी जैसे होने वाले दूल्हे की पोशाक हो। उसके पास ही बराबर में गंदे से फटे पुराने कपड़े भी पड़े हुए थे। मेरी नज़र जब दोनों चीज़ों पर पड़ी तो मैं उसे घूरते हुए सवाल करने वाली नज़र से देखने लगा। वो मुझे देखकर कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने ये भिखारी वाले कपड़े उतार कर साफ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं। मेरे शरीर से अब बदबू भी नहीं आ रही है। उसने बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताया था। मैंने उसे कहा कि वो तो मुझे पता है, लेकिन आप ये इतनी अच्छी शेरवानी का जोड़ा किसके लिए लेकर आए हैं? ये तो दूल्हे पहनते हैं। मेरे ऐसा सवाल करने पर उसने अपना सर झुका लिया और कहने लगा, आज मैं ही दूल्हा बनूंगा। मैं ये सुनकर बड़ा हैरान रह गया। मैंने कहा, आप दूल्हा बनोगे? मेरा मतलब कि आप दूल्हा क्यों बनोगे? इस उम्र में आप किसका दूल्हा बनोगे? उसने कहा, बेटा मेरी शादी हो रही है, और वो भी गांव के प्रधान के घर में, इसीलिए तुम्हें मुझे अच्छे से तैयार करना होगा। मैं ये दूल्हे वाले कपड़े पहन लेता हूँ, तुम जरा मेरी मदद कर दो। तुम्हें तो पता है कि इस उम्र में ज्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। उसने अपनी लाठी मुझे पकड़ा दी और मेरा सहारा लेते हुए वो अंदर कमरे की तरफ चला आया, जहां उसने वो दूल्हे वाली शेरवानी को पहन लिया था। मैं इस आदमी को देखकर बड़ा हैरान हो रहा था कि 70 साल की उम्र में इस बुढ़े से कौन शादी कर रहा है। जरूर वो कोई ऐसा इंसान होगा जो पहले से ही मौत के करीब जा रहा होगा, जिसकी खुद की उम्र भी लगभग 80-90 साल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस आदमी में ना तो कोई मर्दों वाली बात बची थी और ना ही कोई ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से कोई भी इसे पसंद करता। और फिर इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी। और फिर इसने मुझे अपने काम के बारे में बताया कि वो एक भिखारी है, लोगों से भीख मांग कर गुजारा करता है। ऐसे में कौन इससे शादी कर रहा होगा? मैंने इस आदमी से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि कहीं इस बेचारे को मेरी बात का बुरा ना लग जाए। मैंने उसे अच्छी तरह से तैयार कर दिया। जो कुछ भी मैं कर सकता था मैंने अपना बेस्ट करने की ही कोशिश की थी। अब वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर लग रहा था। शीशे में खुद को देखकर वो शर्माने लगा और कहने लगा, काश ये सब पहले होता तो मेरी जवानी में भी कोई मुझे मिल जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसने ये कहकर अपनी लाठी मुझसे वापस ले ली और बाहर की तरफ चलने लगा। मैंने उससे कहा, आप इतनी हैवी शेरवानी पहनकर चल नहीं पाओगे, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो कहने लगा, अरे नहीं बेटा, गाड़ी और ड्राइवर तो मुझे लेने के लिए आ गया है। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। तो मैं हैरान रह गया कि अगर ये भिखारी है तो फिर ये गाड़ी में क्यों जा रहा है। मैंने बाहर की तरफ देखा तो गांव के प्रधान की गाड़ी बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि ये प्रधान जी को हो क्या गया है। ये तो अभी सिर्फ 50-60 साल के होंगे, इनका दिमाग अभी से सटिया गया है और ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। कहीं ये अपने घर की किसी बड़ी उम्र की औरत की शादी इस भिखारी से तो नहीं करवाने वाले। मैंने ये सब दिल ही दिल में सोचा। मैं अभी ये सब बातें सोच रहा था कि तभी गाड़ी से ड्राइवर उतरा और मेरी तरफ इनविटेशन कार्ड को बढ़ाते हुए कहने लगा, माफ करना सर, हम जरा लेट हो गए, लेकिन मैं आपको शादी का इनविटेशन दे रहा हूँ। आपको हमारे साथ शादी में जरूर चलना होगा। आप भी गाड़ी में बैठ जाइए। आपने दूल्हे को तैयार किया है, इतना तो हमारा भी हक बनता है कि आपको शादी में इज्जत से बुलाएं और आपकी खूब खातिरदारी करें। मैं उस प्रधान के घर शादी में नहीं भी जाता, लेकिन दूल्हे के बारे में जानने के लिए, और क्योंकि मुझे इस केस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था,
इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे इस सब का पता लगाना है तो फिर मुझे शादी में जरूर जाना होगा। मैं उस टाइम पर खड़ा हुआ यही सब बातें सोच रहा था और मैंने अपने दिल ही दिल में इस बात का आइडिया लगा लिया था कि जरूर इस आदमी को किसी न किसी ने भड़काया होगा। किसी ने जरूर कहा होगा कि तुम प्रधान जी की घर की औरत से शादी कर लो, या फिर प्रधान जी को ही किसी ने कुछ ऐसा कहा होगा कि आप अगर इस भिखारी की शादी अपने घर में करवाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर लोग इस तरह के कपल के बारे में क्या बातें करेंगे। मैं दूल्हे के साथ प्रधान जी की गाड़ी में बैठकर चला गया और अपने असिस्टेंट से दुकान संभालने के लिए कह दिया था। जब हम प्रधान जी के घर के आगे रुके तो दूल्हे को उतारने के लिए 4-5 लड़के आ गए थे। उनमें से किसी का भी बिहेवियर ऐसा नहीं था कि बुरा लगता। सब लोग उस बूढ़े आदमी को बहुत इज्जत दे रहे थे। मैंने आज तक इस आदमी को गांव में पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले तो ये कभी मुझे नजर ही नहीं आया था। शादी में मौजूद 2-3 लोगों में से मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका नाम तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये आदमी तो काफी सालों के बाद हमने यहाँ पर देखा है। पहले ये आदमी इसी गांव में रहा करता था और उसके बाद ये शहर में जाकर कहीं रहने लगा था। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना ही पता है। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि मुझे प्रधान की शक्ल देखनी है और उनकी पत्नी के भी एक्सप्रेशन देखने हैं कि उनके पति इतनी बड़ी उम्र के आदमी की शादी अपने घर की जिस भी औरत से करवा रहे हैं उसको लेकर उनके क्या विचार हैं। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई जब प्रधान जी उस आदमी को दिलासा देने लगे और उसके साथ बैठ गए। इसका मतलब आखिर क्या हो सकता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कोई भी औरत ऐसी नहीं दिख रही थी जो उस आदमी की उम्र की हो। तो फिर आखिर इस आदमी की दुल्हन कौन थी? मैंने सोचा कि कहीं प्रधान जी अपने घर की किसी नौकरानी से तो इसकी शादी नहीं करवा रहे हैं। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी दुल्हन आ गई और सारे शादी के हॉल में शोर मचने लगा। मैंने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो वहां पर प्रधान जी की बेटी निशा खड़ी हुई थी। निशा को देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने सुना हुआ था कि उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, तो क्या यही लड़की दुल्हन थी? मैं फटी फटी नजरों के साथ चारों तरफ देख रहा था तो मैंने यही पाया कि वहां पर मौजूद सभी औरतों में सिर्फ निशा ने ही दुल्हन के जैसे कपड़े पहने हुए थे। मैंने अपने पास बैठे हुए एक आदमी से पूछा कि क्या यही प्रधान जी की बेटी है जिसकी आज शादी है उस आदमी के साथ? तो उसने कहा कि हाँ, इस बुड्ढे की शादी इसी के साथ हो रही है। वो कहने लगे कि ये प्रधान जी की बेटी है, ये इनकी इकलौती बेटी है, मगर फिर भी देखो अपनी इकलौती और इतनी कम उम्र की बेटी की शादी किस बुड्ढे के साथ करवाने जा रहे हैं। इन लोगों को तो जरा सी भी शर्म नहीं है। मुझे तो इस बच्ची पर तरस आ रहा है कि ये अपने माता पिता की मर्जी की खातिर उस बूढ़े के साथ शादी क्यों कर रही है, या फिर ये अपनी मर्जी के लिए इस बूढ़े से शादी कर रही है। भगवान जाने कैसा कलयुग आ गया है। मैं अपने दिल ही दिल में सोचने लगा कि भगवान ये कैसे इस बुड्ढे के साथ रहेगी। ये तो इसके दादाजी की उम्र का है। वहां पर मौजूद सभी मेहमान तरह तरह की बातें कर रहे थे और कुछ लोग तो हंस भी रहे थे, जबकि दुल्हन यानी कि 19 साल की निशा खुशी खुशी चलती हुई शर्माकर दूल्हे के बराबर में आकर बैठ गई थी, जहां पर वो बुढ़ा पहले से ही बैठा हुआ था। मुझे लग रहा था कि निशा से कोई जबरदस्ती की गई होगी, लेकिन थोड़ी ही देर में दुल्हन के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे ये आइडिया हो चुका था कि ये शादी जबरदस्ती की तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी में दोनों की ही मर्जी शामिल है, तभी तो ये दोनों इतने खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पता निशा को किसी ने इस बात पर मजबूर किया हो, इसलिए वो दिखावा करने के लिए लोगों के सामने खुश होने की एक्टिंग कर रही हो। प्रधान जी भी गुस्से में नजर नहीं आ रहे थे। दोनों बाप बेटी बहुत खुश थे। ऐसा लगता था कि शादी उनकी खुशी के लिए ही हो रही है, जबकि प्रधान जी की पत्नी बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। वो अपनी एक रिश्तेदार से कहने लगी कि मेरा तो इन लोगों ने पूरे गांव में मजाक बनवा दिया है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पति ढूंढ कर लाना चाहती थी, लेकिन देखो उन लोगों ने क्या कर दिया। सारे गांव के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अपनी इकलौती बेटी की शादी के मुझे कितने ज्यादा अरमान थे, मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने पति से कहा भी था कि निशा की इतनी बड़ी बात मत मानो,
मगर उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि अगर मेरी बेटी ने इस आदमी से शादी नहीं की तो फिर मैं खुद इस आदमी की शादी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करवा दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि मेरा पति तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। लेकिन जो भी हुआ हो, मैं इस आदमी से खुश नहीं हूँ। मैं तो इसे अपना दामाद भी नहीं कह सकती। ये तो मेरे बाप की उम्र का है। प्रधान की पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था। सच कहूँ तो 70 साल का ये भिखारी मुझे बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। लेकिन फिलहाल वो अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। वो ऐसे बैठा था जैसे आज उसकी सबसे बड़ी चाहत पूरी हो गई हो। मगर उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसने मुझे इशारे से अपने करीब बुला लिया। मैं उसकी बात सुनने के लिए उसके करीब गया तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम आकर मेरे पास ही बैठ जाओ। कभी कभी मुझे खुद को सेट करना होता है तो फिर तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। मैं हैरान था कि वो ऐसी हालत में भी इतना कॉन्फिडेंस में है, जबकि शादी में मौजूद सारे लोग उस पर हंस रहे थे। मगर उसे तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो बस अपने जवान दिखने पर ही ध्यान दे रहा था। थोड़ी देर के बाद शादी की सारी रस्में खत्म हुईं और शादी भी हो गई। मेहमान भी खाना खाकर धीरे धीरे जाने लगे थे। मगर इस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे पास ही रहो। उसने मुझे अपने पास से कहीं जाने ही नहीं दिया। वो कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे उसके इतने मोहब्बत और अपने ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि प्रधान जी के परिवार के इस आदमी के साथ रहकर मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। मैं चुपचाप उस आदमी के साथ बैठा रहा। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे अकेले में भी कोई बात करना चाहता है। मगर वो बार बार कुछ कहते कहते रुक जाता था। थोड़ी देर के लिए मेहमान इधर उधर हुए तो उसने मेरे कान में कहा कि तुम रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही रुक जाना। तुम मेरे साथ में यहीं पर रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे ही एक आदमी की सख्त ज़रूरत है। तुम मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे हो। तुम्हें तो पता है कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है। अब इस उम्र में मुझसे खुद को बार बार संवारना भी नहीं आता है। मैंने तो सारी जिंदगी भीख मांग कर ही अपने बच्चों का पेट पाला है। लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम शादीशुदा नहीं हो। तुम्हें क्या पता कि किस तरह से औरतों को खुश करना पड़ता है। बस तुम मुझे तैयार कर देना। मैं हर मौके पर जवान दिखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतने पैसे रोज दूंगा जितने तुम अपने पार्लर में एक दिन में भी नहीं कमा पाते होगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये गांव वाला इलाका है। यहाँ पर आदमी तुम्हारे काम के तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 रुपए ही देते होंगे, और तुम जैसे गरीब लड़के के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे तो उस भिखारी पर हैरत हो रही थी कि एक ही घंटे में अपनी शादी करने के बाद वो अपनी औकात कैसे भूल सकता है। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी पत्नी के लिए हैंडसम दिखना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दीवानी हो जाए। लेकिन मैं एक दिन के काम के लिए लगभग तुमसे 10,000 रुपये लूँगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम आज रात भी रुक जाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम मुझे अभी पैसे दे दो तो मैं आज से ही तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझसे कहा, अरे तुम तो बड़े लालची हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही लगते हो। तुम्हारा भी बड़ा एक्सपीरियंस है कि इंसान की जेब से पैसे किस तरह से निकालने हैं। उसने तुरंत ही अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 10,000 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए। मैं हैरान रह गया था कि उसने फौरन ही 10,000 रुपये मुझे कैसे दे दिए थे, जबकि एक गरीब और भिखारी इंसान के लिए 10,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने उसके हाथों को बहुत ध्यान से देख लिया था। देखने में तो वो किसी शरीफ परिवार का इंसान ही लगता था, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि ये कहानी कुछ डिफरेंट है। वो फिर से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, आज मेरी पत्नी मेरे कमरे में आएगी और इससे आगे मैं क्या कहूँ। मेरी उम्र हो गई है। तुम तो काफ़ी समझदार हो ना, तुम जानते हो ना कि मेरी उम्र कितनी हो गई है। मैंने ये शादी अपनी पत्नी की खुशी के लिए ही की है। लेकिन अब तुम खुद ही बताओ कि क्या मैं इस उम्र में शादी की कुछ ऐसी रस्मों जिनको मैं पूरा नहीं कर सकता वो कैसे कर सकता हूँ। मैं उसकी बात को समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो आदमी बड़ा समझदार मालूम होता था। कहने लगा, तो बस
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रुको। मैं इन लोगों से कह दूंगा कि तुम मेरे दोस्त हो जिसे मैंने यहाँ पर बहुत टाइम के बाद देखा है, और ये भी बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ शहर से आए हुए हो। मैं उस आदमी की इस बात पर हंसने लगा और कहने लगा कि आपकी और मेरी उम्र में बहुत डिफरेंस है। मैं आपके पोते की उम्र का हूँ। आखिर कोई इंसान इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बन सकता। तो वो कहने लगा, चलो ठीक है, तो फिर मैं ये कह दूंगा कि ये मेरा नया नया दोस्त बना है। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं उस आदमी की बात को अच्छी तरह से समझ गया था और मुझे ये भी पता चल चुका था कि मुझे उसके लिए क्या करना है और ये मुझे पैसे क्यों दे रहा है। मैं भी उसकी बातें समझकर बहुत खुश हो गया था क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले थे। उस आदमी के पास अपने पैसे भी थे और दूसरा, इस शादी में आए हुए मेहमानों ने भी उसे पैसे दिए थे। शादी पूरी हो जाने के बाद वो मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया था। जाहिर सी बात है, प्रधान की पत्नी, मतलब इस बुट्टे की सास, जो इससे लगभग 30 साल छोटी थी, वो इससे बात भी नहीं करना चाहती थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और प्रधान को भी अपने साथ लेकर गई थी। वो आदमी वहां पर बिल्कुल अकेला रह गया था। उस आदमी ने मुझे अपना नाम रमाशंकर बताया था। रमाशंकर ने कहा, ये मेरी पत्नी मुझसे इतनी मोहब्बत तो नहीं करती है जितना इन लोगों के सामने दिखा रही है, लेकिन क्या पता इसका क्या मतलब हो, क्योंकि औरतों का तो कोई भरोसा ही नहीं। उनके दिल की गहराई को आज तक कोई नाप ही नहीं पाया है। इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है। मैं रमाशंकर को लेकर उसके नए कमरे में चला गया था। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे भारी भरकम कपड़ों में उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि आपकी लव मैरिज हुई है या फिर आपके साथ ज़बरदस्ती की गई है? तो वो हंसने लगा और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि उसका पेट ही दुखने लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोला, हाँ मैंने ये शादी लव मैरिज की है, लेकिन अभी तुम्हें इसकी हकीकत नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मुझे तुम्हारा भरोसा कायम करना है। फिर तुम्हें मैं अपनी सारी कहानी सुना दूंगा। और उसके बाद वो खामोश हो गया। फिलहाल मैंने उसके कपड़े चेंज करवा दिए थे। कपड़े चेंज करते ही वो खुश हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी और इस बात पर ध्यान देने के बाद तुम्हें अगर मेरे साथ वफादारी करनी हो तो बता देना, मगर मेरे राज के बारे में किसी को मत बताना क्योंकि मैं अकेला ही ये काम कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि तुम जवान लड़के हो और इस गांव के भी नहीं हो तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने उसको बताया था कि मैं इस गांव में 5 साल से रह रहा हूँ क्योंकि शहर में मेरे माता पिता मर गए थे। मैं अपने शहर वाले घर को छोड़कर अपने चाचा चाची के साथ इस गांव में रह रहा हूँ। ये पूरा गांव मुझे अच्छी तरह से जानता है। तो वो कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कमरे में बैठा रहा। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि इसकी पत्नी अभी तक आई क्यों नहीं थी, जबकि रस्म के हिसाब से तो इस कमरे में पहले इसकी पत्नी को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। लेकिन फिर मैं यही सोचने लगा कि एक 19 साल की लड़की एक 70 साल के आदमी के पास आकर क्या करेगी। वो तो इसे देखकर अपना दादाजी ही समझेगी, बल्कि इस आदमी के साथ तो उसके दिल के कोई अरमान भी नहीं जाग पाएंगे। मगर हैरानी तो मुझे उस टाइम पर हुई थी जब कमरे के दरवाजे पर अचानक ही दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने निशा खड़ी हुई थी। उसके हाथों में ढेर सारे फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता था। उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और साथ में उसने एक गिफ्ट भी पकड़ा हुआ था। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत होने लगी कि ये क्या है। मैंने निशा से कहा कि जी ये क्या है? तो वो कहने लगी, दिख नहीं रहा है कि ये सब मैं अपने पति के लिए लेकर आई हूँ और तुम्हें शर्म नहीं आती? नए नए कपल्स के कमरे में रात के टाइम पर तुम क्यों रुके हुए हो? क्या यही सब सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने? तुम यहाँ से चले जाओ। उसने तो मेरी अच्छी खासी इंसल्ट कर दी थी और साफ साफ मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया था। मगर जब रमाशंकर ने पीछे से आवाज़ लगाई कि कोई बात नहीं निशा, ये मेरा नया नया दोस्त बना है, तुम इससे मत शर्माओ और ये थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाएगा, मगर रात भर ये मेरे कमरे में ही रुकेगा। मैंने जब ये सब सुना तो सोचा कि ये तो बात बड़ी ही अजीब सी है। लेकिन फिर जब रमाशंकर ने मुझे अपने पास ही रोक लिया तो निशा ने मेरे सामने ही बड़े ही मॉडर्न तरीके से
उस बुढ़े को प्रपोज किया था। वो कह रही थी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाती। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ऐसा प्रपोज तो मैंने कभी आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियों के बीच में भी नहीं देखा था। वो रमाशंकर से कहने लगी, रमाशंकर जी, मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही गुजारना पसंद करूंगी और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। रमाशंकर तो बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ किसी गहरी सोच में भी चला गया था। फिर रमाशंकर ने निशा को ये कहकर कमरे से भेज दिया कि मैं कल से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। फिलहाल मुझे अपने इस नए दोस्त के साथ रहने दो, क्योंकि मैं यहाँ बहुत टाइम के बाद आया हूँ तो मुझे यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में अभी टाइम लगेगा और मैं खुद को तुम्हारे लिए अच्छे से तैयार करना चाहता हूँ। प्रधान जी की बेटी निशा बाहर चली गई थी। उसके बाहर जाने के बाद रमाशंकर ने मुझसे एक बैग मंगाई और कहने लगा, इसे खोलो और इसमें ये सारा कैश डाल दो। मैं उसे गौर से देखने लगा था। मैंने उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो रमाशंकर? क्या तुम्हारा यहाँ से चोरी करके भागने का इरादा है? वो कहने लगा, तो और क्या, मैं क्या तुम्हें कोई बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ? तभी उसने एक पोटली में से कुछ जेवर भी निकाल लिए और उन्हें भी उस बैग में रख दिया। फिर वो कहने लगा कि ये सब मैं चोरी करके नहीं ले जा रहा हूँ, ये सारे मैंने खुद के पैसों से बनवाए हुए जेवर रखे हैं। इस लड़की ने मुझसे शादी कर ली है और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन तुम जानते हो कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है? उसकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। फिर उसने तुरंत ही उस पोटली से कुछ जेवरात निकाल कर मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, तुम जितना चाहो उतना इनमें से ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरा साथ देना होगा। देखो, गांव वाले लोग तो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैं यहाँ बहुत पहले आया था किसी काम से और मेरी शादी भी तब नहीं हुई थी। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ दिन ही रहा था और उसके बाद शहर चला गया था। मैं गांव वालों को ज़्यादा नहीं जानता और ना ही पहचानता हूँ और तुम्हारी परवरिश भी यहाँ की नहीं हुई है। तुम भी यहाँ पैसों के लिए ही काम कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा। मैं तुम्हें सब अच्छे से समझा दूंगा। इसीलिए बाहर जाकर कोई गाड़ी मंगवा लो और फिर मुझे उसमें बैठकर बताना और सबको यही लगे कि तुम वापस अपनी दुकान पर जा रहे हो, लेकिन हम दोनों एक साथ यहाँ से निकलेंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी डर लग रहा था कि अगर इन लोगों ने कहीं मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। मेरी ये हरकत पर चाचा चाची तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। तब उसने मुझे समझाया कि ये प्रधान बस नाम का ही प्रधान है। इन लोगों के पास उनके घर के अलावा और ऐसी कोई ताकत नहीं है कि ये तुम्हें कुछ भी कह सकें। मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरे पास जो ताकत है इसका तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। तुम सोचो, मेरे पास ऐसी ताकत है कि एक 19 साल की लड़की से 70 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली है। वैसे उस आदमी की इस बात में दम तो था। ये बात तो मुझे सही लगी थी, इसीलिए मुझे उसका साथ देना बिल्कुल सही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपना बहुत बड़ा फायदा करने वाला हूँ। वैसे गांव के लोग भी मुझे ज़्यादा नहीं जानते थे। अगर कुछ हुआ तो मैं अपने चाचा चाची से कह दूंगा कि मैं शहर में अपने मामा के घर चला गया हूँ। मेरा तो बस एक छोटा सा कारोबार था जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। अगर मुझे ये आदमी 50 लाख रुपए दे देता है तो मैं शहर में अपना एक प्रोफेशनल मेंस पार्लर खोल सकता था और उससे मेरे पास और भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आते, क्योंकि शहर में तो जवान लड़के अपने लुक्स के ऊपर ढेरों पैसा खर्च करने को तैयार रहते थे और फिर मेरी लाइफ भी अच्छी तरह से सेट हो जाती। मैं इस काम के लिए राजी हो गया था। फिर उसने मुझे एक काले रंग का बड़ा सा बैग पकड़ाया और बैग लेकर मैं बाहर चला गया। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मेरी दुकान पर जाने के लिए टैक्सी मंगवा कर दे दो। मेरा पार्लर यहाँ से बहुत दूर है और मैं टैक्सी में जाना पसंद करूँगा। ड्राइवर ने मेरी बात मान ली और उसने मेरे लिए टैक्सी मंगवा कर दे दी। मैं वहाँ से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया था। मैं जानता था कि मैं टैक्सी में बैठकर इस आदमी को यहाँ से भगा सकता हूँ। पहले मैं टैक्सी में बैठ गया और फिर मैं थोड़ा रुककर अंदर से किसी चीज़ को लेने के बहाने चला गया और साथ में उस आदमी को भी चोरी चुपके से बाहर लेकर आ गया था, ताकि अंधेरे में किसी को ये पता ना चले कि इन काले कपड़ों में वो बुढ़ा मेरे साथ यहाँ से भाग रहा है।
मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा तो वहां हमें कोई भी देख नहीं रहा था, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। जल्दी से मैंने उस बूढ़े को टैक्सी में बिठा दिया और हम लोग टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए थे। सारे गांव के लोग सो रहे थे। हर तरफ रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा था। हम लोग वहां से भाग चुके थे। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका। हम लोग जब शहर पहुंचे तो वो आदमी टैक्सी से निकला और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर बेवजह लेकर नहीं आया हूँ। मुझे अपना वादा पूरा करना है। तुम इन जेवरों में से जितने जेवर चाहे उठा सकते हो। मैंने कहा कि तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दो, क्योंकि मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं रात गुजारने के लिए कहाँ जाऊंगा। सुबह होते ही मैं चाचा चाची को फोन कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं शहर में अपने मामा के घर चला गया हूँ और वो मेरी परवाह ना करें। मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो तुम भी अब मेरा साथ दो। वो मुझे खुशी खुशी अपने घर लेकर गया था। फिर वहां पहुंचकर उसने मुझे अपनी फैमिली से मिलवाया। उसकी फैमिली तो काफी बड़ी थी। उसके परिवार में उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थीं और दोनों बहुओं के बच्चे थे। वो पोता पोतियों वाला था। उसका सबसे छोटा पोता आकर के उसके गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, दादाजी आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। मैं तो उससे सच्चा प्यार करता था। तभी रमाशंकर ने अपने पोते से कहा, देख लिया ना तुमने अपने सच्चे प्यार का नतीजा। मैं तुमसे कहता था ना कि ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। जब उसे पता चला कि तुम्हारे दादाजी के पास अपना इतना बड़ा बैंक बैलेंस है और वो बहुत अमीर हैं और वो तुमसे भी ज्यादा उसे पैसों में तोल सकता है, तो वो तुम्हारे दादाजी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई। रमाशंकर ने कहा, तुम ये सब कुछ सुन रहे हो ना? उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर रमाशंकर ने बताया, ये मेरा सबसे छोटा पोता है। इसका नाम अविनाश है। ये इस शहर के कॉलेज में पढ़ता था और उसी कॉलेज में गांव के प्रधान की बेटी निशा भी पढ़ने के लिए आई थी। इन दोनों के बीच कॉलेज में ही पहली मुलाकात हुई थी और इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मेरा पोता निशा से मोहब्बत कर बैठा था। मैंने अपने पोते को काफी समझाया कि वो लड़की तुम्हारी दौलत के लिए तुम तक पहुंची है, लेकिन मेरा पोता मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसे तो ऐसा लगता था कि वो लड़की इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन प्रधान की बेटी एक बहुत बड़ी लालची इंसान है, क्योंकि उसका बाप खुद प्रधान भी बहुत बड़ा लालची है। मेरा पोता मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो लड़की उसे धोखा दे रही थी। एक दिन मैंने अविनाश को चैलेंज किया कि अगर प्रधान की बेटी निशा को जब मैं अपनी दौलत के बारे में बताऊंगा और उससे खुद से शादी करने के लिए तैयार कर लूंगा, तो फिर तुम्हें उसका ख्याल भी अपने दिल से निकालना होगा। मेरे पोते को लगता था कि निशा वैसी लड़की नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता था कि कुछ औरतों की फितरत ऐसी ही होती है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं, कोई पैसे का भूखा है तो कोई शरीर का भूखा है, लेकिन निशा तो पैसे की भूखी थी। उसने ये भी नहीं देखा कि मैं उसकी दादाजी की उम्र का था। उसने पैसों की खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरे इतने प्यारे समझदार पोते को धोखा दे दिया। उसने मेरे इतने भोले पोते को प्यार के झूठे मूठे वादे किए और फिर जब उसे मेरी दौलत के बारे में पता चला तो वो सारे वादे भूल गई। मेरे पोते को तो यही लगता था कि प्रधान की बेटी ऐसा उसके साथ कभी करेगी ही नहीं। वो मुझसे शादी करने के लिए साफ मुकर जाएगी, क्योंकि मैं उसके दादाजी की उम्र का था। अगर मैं कोई 30-35 साल का आदमी होता तब भी शादी करना मुमकिन था, लेकिन वो और उसका पिता इतना ज्यादा लालची थे कि उन्होंने उम्र में भी फर्क नहीं देखा। जानते हो कि मेरे पोते की मोहब्बत इस दौलत के आगे फीकी पड़ गई थी। अविनाश ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत लालच दिए थे कि मैं किसी जवान लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ किसी जवान लड़की के साथ शादी करके। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे ऐसी ही मोहब्बत करूंगी जैसी तुम मुझसे करते हो। और फिर तुम यकीन नहीं मानोगे, उस लड़की ने पूरे गांव के सामने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ इस दौलत के पीछे जो मेरे नाम पर है। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि एक बहुत अमीर आदमी हूँ। और आज मैंने निशा का घर भी साफ कर लिया है। ये जेवर तुम आराम से लेकर जा सकते हो। साथ ही मैं तुम्हें कैश भी दे दूंगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रधान और उसकी बेटी को सबक सिखाने के लिए किया है। उन दोनों बाप बेटी को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, जो पैसों के पीछे मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद करने चले थे।
भगवान जाने उन लोगों को किस चीज की कमी थी। उनके पास अच्छा घर है, माता पिता हैं, गांव में बहुत इज्जत है, सब कुछ था उनके पास। लेकिन वो लड़की और उसके पिता इतने लालची थे कि बूढ़े आदमी को भी अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने ऐसी मोहब्बत पर कभी भी धोखा नहीं देखा था। लेकिन अपने पोते को समझाने के लिए मैंने क्या क्या कर लिया। मैं अपने पोते को उस लालची लड़की के हवाले नहीं करना चाहता था और अपने पोते के सामने सारी सच्चाई लाना चाहता था। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। भगवान का शुक्र है कि तुमने मेरा साथ दिया, वरना पता नहीं मैं अपने पोते को झूठे प्यार की हकीकत समझाते समझाते कहाँ तक पहुँच जाता। भगवान की कृपा है कि अब मेरे पोते की आंखें खुल गई हैं। रमाशंकर तो ये बात करके अपने कमरे में चला गया था, मगर मैं खड़ा हुआ वहां पर यही सोच रहा था कि प्रधान और उसकी बेटी से रमाशंकर ने जो शादी की है, अब उसका क्या होगा। वैसे तो रमाशंकर एक विधुर आदमी है, लेकिन अगले दिन मेरी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी। रमाशंकर ने मुझे बताया कि मैं जैसा सोच रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं था। इस शादी को शादी नहीं मान सकते थे। रमाशंकर ने अपने पोते को समझाने के लिए जो कदम उठाया था वो सही था या गलत पता नहीं। मेरी जिंदगी लेकिन अब पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने शहर में आकर एक बहुत बड़ा मेंस पार्लर खोल लिया था और यहाँ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने अपने चाचा चाची को भी शहर बुला लिया है, वो लोग मेरे साथ ही रहते हैं। रमाशंकर के पोते मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और मेरे ही पार्लर में वो अक्सर आया करते हैं और साथ में वो अपने दोस्तों को भी लाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी के हालात इस तरह से बदल जाएंगे। आज मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल मेंस ग्रूमिंग आर्टिस्ट बन गया हूँ। रमाशंकर की मदद करने के बाद मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया है। मेरी शादी भी एक अच्छी लड़की से हो गई है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और खूब सारा पैसा कमा रहा हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरी जिंदगी तो रमाशंकर की वजह से बदल गई है, लेकिन उसके पोते की जिंदगी भी काफी बदल गई है। वो अब तक एक झूठी और मक्कार लड़की के हाथों धोखा खा रहा था। रमाशंकर ने अपने पोतों की शादी अच्छे परिवारों में की है और अब वो अपनी पत्नियों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।